शख्सियत जिसने हिंदी साहित्य के इतिहास को एक नई दिशा दी, वो शख्सियत जिसने हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित और क्रमबद्ध किया, वो शख्सियत जिसने निबंध में भाव और मनोविकारों पर आधारित एक से एक सुंदर निबंधों की रचना कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया, वो शख्सियत जिसने अंग्रेजी साहित्य की अनमोल रचनाओं के हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किए, बेहतर से बेहतर अनुवाद प्रस्तुत किए, वो आलोचक जो कवि भी था, जिसने चुनिंदा कविताएं भी लिखी, ऐसी ही आचार्य शुक्ल नाम से जानी जाने वाली महान हस्ती पर हम ये सत्र आयोजित कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिनका हिंदी साहित्य बहुत अधिक ऋणी है, उनके एक निबंध पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो मैं चाहूंगी कि सत्र को शुरू करने से पहले हम उस महान प्रतिभा को हाथ जोड़कर नमन करें और उसके बाद सत्र की शुरुआत करें, ताकि उनका वरद हस्त हमारे मस्तक पर रहे और हम जो निबंध पढ़ने जा रहे हैं उसका सही सही भाव मैं आप तक पहुंचा सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। हम इससे पहले कि निबंध पढ़ें, क्योंकि निबंध हमारे लिए दोस्तों बिल्कुल नई विधा है, तो निबंध आखिर है क्या? आप बिल्कुल मन में ये धारणा ना रखें कि निबंध जो सामान्यतः प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या हम स्कूल में लिखा करते हैं कि तीर्थ यात्रा का वर्णन या मेरी प्रिय पुस्तक या फिर वर्षा ऋतु का वर्णन या प्रातःकालीन सूर्य का वर्णन या यात्रा का वर्णन, उस तरह का निबंध हम पढ़ने नहीं जा रहे हैं। निबंध वास्तव में होता क्या है, इसे हम संस्कृत की एक उक्ति के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। निश्चितार्थेन, च रह गया है बच्चों यहां पर, निश्चितार्थेन विषयम अधिकृत्य बंधनम, यानी निबंध क्या है? निश्चित उद्देश्य से, निश्चितार्थेन निश्चित उद्देश्य से किसी भी विषय को अधिकार पूर्वक बांधकर, उस विषय से संबंधित अपने विचारों को बांधकर क्रम से प्रस्तुत करना ही निबंध है। तो किसी भी विषय को जब कोई निबंधकार उठाता है तो उस विषय की गहराई में जाता है और उस विषय को बिल्कुल खोलकर हमारे सामने क्रमबद्ध रूप में इस तरीके से प्रस्तुत करता है कि उसका पूरा का पूरा तथ्य हमारे सामने स्पष्ट हो जाए। तो उसे, जो ऐसी रचना होती है, उसे निबंध कहते हैं। अर्थात किसी भी निश्चित विषय पर विचारों को भाषा में बांधकर अभिव्यक्त करना ही निबंध है। अब क्योंकि गद्य जो रचना है वो कविता लेखन की अपेक्षा अधिक कठिन कार्य मानी जाती है, तो इसलिए कहा गया है कि कवियों की प्रतिभा की कसौटी गद्य लेखन है। तो इसी बात को आधार बनाकर आचार्य शुक्ल ने निबंध के विषय में कहा है कि गद्य यदि कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। कि जो भी गद्यकार गद्य की रचनाएं करता है, कहानी लिखता है, उपन्यास लिखता है या आलोचनात्मक ग्रंथ लिखता है, उसकी प्रतिभा की परख उसी वक्त होती है, उसके लेखन की सामर्थ्य की पहचान उस वक्त होती है जब वो एक श्रेष्ठ निबंध लिखता है। तो ये बात यहां आपको ध्यान में रखनी है। ये कथन बहुत महत्वपूर्ण है शुक्ल जी का, क्योंकि शुक्ल जी का ही हम निबंध पढ़ने जा रहे हैं। और वैसे भी कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हिंदी साहित्य से संबंधित हो, शुक्ल जी के मत पर आधारित प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं। अब चिंतामणि भाग 1 की जो भूमिका लिखी है आचार्य शुक्ल ने, उसमें अपने विचार व्यक्त किए हैं इस संदर्भ में कि किस प्रकार के निबंध उन्होंने यहां प्रस्तुत किए हैं, इस कृति में प्रस्तुत किए हैं। तो उसी की एक पंक्ति मैं यहां आपके सामने रखने जा रही हूं। आप इसे अच्छी तरह से समझें, क्योंकि शुक्ल जी के निबंधों की दृष्टि से यह पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है और आपको यह ध्यान होना चाहिए कि ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति है, क्योंकि इस पर आधारित प्रश्न पूछा जा सकता है। दूसरी बात, आपको यह पता होना चाहिए कि इस पंक्ति का अर्थ क्या है। तो चलिए देखते हैं। इस पुस्तक में शुक्ल जी लिखते हैं, इस पुस्तक में मेरी अंतर यात्रा में पढ़ने वाले कुछ प्रदेश हैं। अंतर यात्रा का मतलब क्या है? देखिए, जब भी कोई साहित्यकार कोई साहित्य सृजन करता है या कोई निबंध लिखता है तो उसे
चिंतन की एक गहरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, और वो चिंतन उसे बाहरी परिवेश पर ध्यान केंद्रित करके नहीं मिलता, बल्कि उसे अपने हृदय में अपनी बुद्धि को संतुलित करते हुए केंद्रित करना पड़ता है। तो हृदय की जो बात है, हृदय पर केंद्रित होने की जो बात है, वो है अंतरयात्रा, यानी सृजन की प्रक्रिया किसी भी साहित्यकार के की आंतरिक यात्रा होती है, बाहरी यात्रा नहीं होती। तो लेखक लिखते हैं, इस पुस्तक में मेरी अंतर यात्रा में पढ़ने वाले कुछ प्रदेश हैं, यानी कुछ महत्वपूर्ण पड़ावों पर रुककर मैंने कुछ महत्वपूर्ण विषयों को उठाया है और उन पर आधारित निबंध इस पुस्तक में लिखे हैं। यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि, पर हृदय को भी साथ लेकर इस पंक्ति को आप कंठस्थ कर लेंगे। इस पंक्ति के माध्यम से शुक्ल जी अपनी निबंध शैली के विषय में विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। उनका कहना है कि यद्यपि ये मेरे सारे जो निबंध हैं एक गहन चिंतन प्रक्रिया का परिणाम है, यानी बहुत सोच विचार के बाद इनमें बुद्धि तत्व की प्रधानता है, बहुत चिंतन मनन के बाद मैंने ये निबंध लिखे हैं, लेकिन ये कोरे बुद्धिवादी निबंध नहीं है। इनमें हृदय यानी भाव पक्ष को भी, भावनाओं को भी पूरी तरह से ध्यान में रखा गया है। अभिप्राय क्या हुआ, निष्कर्ष क्या हुआ कि आचार्य शुक्ल ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि उनके निबंधों में भाव और बुद्धि का अद्भुत सामंजस्य प्रस्तुत किया गया है, यानी कोरे बुद्धिवादी निबंध भी नहीं है तो कोरी भावुकता पर आधारित निबंध भी नहीं है, बल्कि उनके निबंधों में भाव और बुद्धि का अद्भुत तालमेल देखने को मिलता है। अब चलिए, जैसी कि हमारी परंपरा है कि हम किसी भी साहित्यकार की जब रचना को पढ़ते हैं तो उसके जीवन परिचय से अवगत होते हैं, तो चलिए शुक्ल जी के जीवन परिचय पर एक नजर डालते हैं। उससे पहले आपको यह जान लेना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य में किस किस रूप में विख्यात हैं। तो वे एक आलोचक हैं, एक निबंधकार हैं, एक साहित्य इतिहासकार हैं, यानी साहित्य का इतिहास लिखने वाले हैं। आप सभी जानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास के बिना हमारी इतिहास लेखन परंपरा ही अधूरी है। कोशकार हैं क्योंकि उन्होंने काशी नागरी प्रचारिणी सभा के द्वारा संपादित जो शब्द सागर था उसके संपादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसके अलावा उन्होंने अनेक बंगला और अंग्रेजी रचनाओं के श्रेष्ठ अनुवाद प्रस्तुत किए, तो वे एक अनुवादक के रूप में भी विख्यात हैं। और इनके अलावा कुछ एक कविताएं भी उन्होंने लिखी जो कि अधिक प्रकाश में नहीं आई। उनकी एक कहानी जिसका नाम हम अक्सर सुनते रहते हैं, 11 वर्ष का समय, भी प्रकाश में आई, लेकिन वो उतनी उल्लेखनीय कहानी नहीं मानी गई है, लेकिन फिर भी वे कवि और कथाकार भी हैं। अब बात आती है कि आपका जन्म कहां हुआ। तो आपका जन्म 4 अक्टूबर 1884 को हुआ। दोस्तों, इस वर्ष को ध्यान में रख लेंगे क्योंकि ये शताब्दी, जब जो 19वीं शताब्दी का अंतिम चरण है, ये हिंदी साहित्य के इतिहास की दृष्टि से, साहित्यकारों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि 1880 में किसका जन्म होता है। 1880 में प्रेमचंद, जिन्होंने कथा साहित्य को एक नई दिशा दी, उनका जन्म होता है। 1884 में शुक्ल जी का जन्म होता है, जिन्होंने निबंध लेखन और हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा को नई दिशा दी। और 1889 में जयशंकर प्रसाद का जन्म होता है, जिन्होंने कामायनी जैसी अद्भुत कृति लिखकर प्रत्यभिज्ञा दर्शन की एक अनमोल कृति के रूप में उसकी अभिव्यक्ति की, जो काव्य और प्रेम और सौंदर्य के कवि माने जाते हैं। अब बात आती है कि आपका जन्म स्थान क्या है। तो आपका जन्म स्थान अगौना ग्राम, जो बस्ती जिले में उत्तर प्रदेश में स्थित है, वहां आपका जन्म हुआ। आपके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था और आप सदर कानूनगो के पद पर कार्यरत थे। और क्योंकि वे सदर कानूनगो के पद पर कार्यरत थे, तो इस प्रसंग में एक बात और बता दूं मैं कि वे चाहते थे कि शुक्ल जी वकालत करें, लेकिन शुक्ल जी की हिंदी साहित्य में बहुत रुचि थी। यही कारण है कि वकालत में दाखिला मिलने के बाद वे उसमें असफल हुए और उनका रुझान स्वाभाविक रूप से ऐसी कुछ परिस्थितियां बनी कि हिंदी साहित्य के इतिहास की तरफ हो गया। आपकी माता का नाम विभाषी था। आपकी मृत्यु, आपका निधन 1941 में हुआ। आपकी शिक्षा राठ नामक स्थान से, जो कि जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है, वहां से प्रारंभ हुई, क्योंकि उनके पिता का अक्सर तबादला होता रहता था और उस तबादले के चलते जहां भी उनके पिता की नियुक्ति होती थी वहीं पर उनकी शिक्षा होती थी। 1901 में आपने स्कूल फाइनल की परीक्षा उत्तीर्ण की, फिर उनका वकालत में दाखिला कराया गया उनके पिता के द्वारा इलाहाबाद में, और वे वकालत में असफल हुए। उसके बाद उन्होंने अपनी दिशा बदल दी।
अब दिशा बदलने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किस व्यक्ति का है? वो है बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज, जो भारतेंदु मंडल के एक श्रेष्ठ विद्वान या साहित्यकार माने जाते हैं। उनके संपर्क में वे आए और उनके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई हिंदी, उर्दू, संस्कृत और अंग्रेजी साहित्य का गहन अध्ययन करने की। और यही वो पड़ाव है जहां से शुक्ल जी के जीवन का लक्ष्य ही बदल गया, जीवन की धारा ही बदल गई। आगे चलते हैं, अब कार्य क्षेत्रों पर आते हैं कि किस किस प्रकार के कार्य करने पड़े शुक्ल जी को जीविकोपार्जन की दृष्टि से। तो सबसे पहले, क्योंकि उनके पिता सदर कानून के पद पर थे, तो उनकी सहायता से कलेक्टर कार्यालय मिर्जापुर में आपको नौकरी पर रखा गया, उनकी नियुक्ति हो गई। एक क्लर्क के रूप में, एक बाबू के रूप में उनकी नियुक्ति हुई। लेकिन वे बहुत ही स्वाभिमानी थे और हेड क्लर्क से अनबन हो जाने की वजह से उन्होंने इस नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और मिर्जापुर में ही एक मिशन स्कूल है, जो अपने समय का बहुत ही प्रसिद्ध स्कूल हुआ करता था, उसमें ड्राइंग विषय पढ़ाया। आप देखिए कितने आश्चर्य की बात है कि एक व्यक्ति कानून की परीक्षा में असफल होता है, त्यागपत्र देता है कलेक्टर कार्यालय की नौकरी से, और फिर अध्यापन कहां से शुरू करता है, किस रूप में शुरू करता है? ड्राइंग यानी चित्रकला के अध्यापक के रूप में वो अपना कार्य शुरू करता है। यानी यहां से उनके कला प्रेम को एक नई दिशा मिलती है, क्योंकि साहित्य भी कला का एक अंग है। तो यहीं से उन्हें वो दिशा मिलती है। और इसी दौरान वो किसके संपर्क में आते हैं? बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज के संपर्क में आते हैं और उनके मन में साहित्य का, विविध साहित्यों के गहन अध्ययन की ललक उत्पन्न होती है। 1909 और 10 में काशी में हिंदी शब्द सागर के संपादन का कार्य संपन्न किया जा रहा था, तो उसमें उन्हें वैतनिक सहायक नियुक्त किया जाता है। वैतनिक सहायक का मतलब होता है जिसे हिंदी शब्द सागर के संपादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बदले वेतन मिलता है, उसे वैतनिक सहायक कहते हैं। तो इसमें इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसीलिए इनके इस कार्य की वजह से ही शुक्ल जी को एक कोशकार भी माना जाता है, यानी उन्होंने शब्दकोश के निर्माण में विशेष भूमिका निभाई। नागरी प्रचारिणी सभा के विभिन्न कार्यों से जुड़े, क्योंकि ये हिंदी शब्द सागर का संपादन कौन करवा रहा था? काशी नागरी प्रचारिणी सभा करवा रही थी। और इस कार्य के से जुड़ने के बाद शुक्ल जी हिंदी नागरी प्रचारिणी सभा के अन्य कार्यों से भी जुड़ गए, और परिणाम यह हुआ कि आपको नागरी प्रचारिणी पत्रिका के संपादन का भी अवसर प्राप्त हुआ। फिर उसके बाद इसका एक और सुफल सामने आया कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में आप हिंदी के अध्यापक नियुक्त हो गए। यानी दिशा किस प्रकार बदलती है? एक दफ्तर में नौकरी करने से, वहां से त्यागपत्र देने के बाद वे ड्राइंग विषय पढ़ाते हैं, उसके अध्यापक बनते हैं, और उसके बाद अपनी योग्यता के बल पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जो आज तक भारत के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में माना जाता है, गिना जाता है, वहां हिंदी के अध्यापक के रूप में आपकी नियुक्ति होती है। और 1937 ईस्वी तक आते आते वे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हो जाते हैं। ये इस बात का सबूत है, ये उनकी उपलब्धियां इस बात का सशक्त प्रमाण प्रस्तुत करती हैं कि उनमें साहित्यिक प्रतिभा जन्मजात थी। आगे चले, अब आपकी कृतियों पर बात करते हैं। तो आपने जो मूल रूप से कृतियां लिखी, उनमें कुछ एक आलोचनात्मक ग्रंथ लिखे गए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि उन्होंने हिंदी आलोचना को भी एक नई दिशा दी थी। तो उसमें प्रमुख आलोचनात्मक उनके जो ग्रंथ हैं वो है महाकवि सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास, इन पर इन्होंने संक्षिप्त आलोचनाएं लिखी। रस मीमांसा, काव्य में रहस्यवाद और काव्य में अभिव्यंजनावाद, ये इनके आलोचनात्मक निबंध हैं। और आपको एक बात और बता दूं, काव्य में रहस्यवाद पर आपको हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। काव्य में रहस्यवाद निबंध पर आपको हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और अब आते हैं उनके दूसरे प्रकार के लेखन कार्य, सृजन धर्म, जो कि ऐतिहासिक ग्रंथ के रूप में सामने आता है। और हम सभी जानते हैं कि आपने हिंदी साहित्य का
इतिहास लिखा जो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मील का पत्थर साबित हुआ। आगे चलते हैं। निबंधात्मक, क्योंकि खास तौर से निबंधकार के रूप में विख्यात हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो उनके सारे के सारे जो निबंध हैं वो चिंतामणि नाम से 4 खंडों में विभाजित है। प्रारंभ में चिंतामणि का केवल एक ही भाग प्रकाशित हुआ था, जिसका संपादन स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था। इस भाग 1 में 17 निबंध हैं और ये निबंध भाव और मनोविकार संबंधी निबंध हैं। चिंतामणि भाग 2 में केवल 3 निबंध हैं, और क्योंकि इसका प्रकाशन 1945 में हुआ, यानी आचार्य शुक्ल के निधन के बाद हुआ, क्योंकि हमने पढ़ा 1941 में आपका निधन हो चुका था, तो इन निबंधों का संपादन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया और ये चिंतामणि भाग 2 के नाम से साहित्य जगत में विख्यात हुई। चिंतामणि भाग 3 में 21 निबंध हैं और इसका संपादन किया डॉक्टर नामवर सिंह ने और इसका प्रकाशन हुआ 1983 में, यानी ये तीनों भाग चिंतामणि के शुक्ल जी के निधन के बाद ही प्रकाश में आए। चिंतामणि भाग 4 में 47 निबंध संपादित किए गए हैं, संकलित किए गए हैं और इनके संपादक हैं कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह, और इसका संपादन और प्रकाशन हुआ 2002 में। तो आपको ये बात बिल्कुल ध्यान में रखनी है। अब संपादित कृतियों की बात करें तो हिंदी शब्द सागर, जिसके आधार पर उन्हें एक कोशकार के रूप में स्वीकार किया जाता है, उसके संपादन में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हिंदी शब्द सागर दोस्तों हिंदी का पहला शब्दकोश माना जाता है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। नागरिक प्रचारिणी पत्रिका का संपादन भी इन्होंने किया, ये हम पढ़ ही चुके हैं। भ्रमर गीत सार, जिसके हम पहले से ही पढ़ चुके हैं, 400 पदों का, सूरदास के 400 पदों का संकलन है भ्रमर गीत सार, उसका संपादन भी आपने किया। और इसके अलावा सूर ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली और जायसी ग्रंथावली के नाम से इन कवियों के, सूरदास, तुलसीदास और जायसी के महत्वपूर्ण काव्य अंशों को संपादित किया, संकलित किया। अब आपकी अनुदित कृतियों की बारी आती है। तो अनुदित कृतियों में आपने शशांक नाम का एक बंगला उपन्यास था, उसका अनुवाद प्रस्तुत किया हिंदी में। उसके बाद लाइट ऑफ एशिया एक अंग्रेजी का ग्रंथ था। बुद्ध चरित नाम से ब्रज भाषा में इसका पद्यानुवाद प्रस्तुत किया। विश्व प्रपंच एक दर्शन संबंधी ग्रंथ है और यह भी एक अनुवाद है अंग्रेजी का, रिडल्स ऑफ यूनिवर्स, इसका हिंदी अनुवाद आपने प्रस्तुत किया और ये दर्शन से संबंधित ग्रंथ है। कल्पना का आनंद भी अंग्रेजी के एक ग्रंथ, प्लेजर्स ऑफ इमेजिनेशन, इमेजिनेशन का हिंदी रूपांतर है। ये सब अंग्रेजी से, ये दोनों ग्रंथ अंग्रेजी से, लाइट ऑफ एशिया का हिंदी अनुवाद जो पद्यानुवाद ब्रज भाषा में किया वो भी अंग्रेजी ग्रंथ से अनुदित ग्रंथ हैं उनके। हम एक अच्छा सा निबंध पढ़ेंगे शुक्ल जी का और आनंद प्राप्त करेंगे, उसकी गहराई को जानेंगे। नमस्कार।